हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द जीत बैच सीआईबी जुलाई 2024 एबीएम मैकमिलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास नंबर 1। सो यहाँ पर आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे सीआईबी की सीरीज को, जहाँ पे हम एबीएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएंगे रादर और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जल्दी से इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। सभी के साथ एक बार जल्दी से सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। एक बार मुझे चैट में बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं? ऑफिसर अड्डा पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू स्टे अहेड ऑफ ऑल द रीसेंट अपडेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज वर नॉट इनिशियली कवर्ड अंडर द मैंडेटरी अडॉप्शन कैटेगरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ IND-AS फ्रॉम 1 April 2017? Which of the following entities were initially not covered? Now, चलिए, आई थिंक आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट में बता सकते हैं। मीनवाइल जब तक आप आंसर बताते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूं। IND-AS की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो एक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होते हैं IND-AS। IND-AS एप्लीकेबल हुए थे 1 April 2017 से। सारी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर देवर एप्लीकेबल, यानी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, इररिस्पेक्टिव उनकी क्या वर्थ है, वैल्यू है, राइट, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनको मैंडेटरी अडॉप्शन था, राइट, कि आपको IND-AS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, राइट, भले आपकी कितनी भी नेटवर्थ हो। ठीक है, बट नॉन लिस्टेड कंपनीज जो है, जिन्हें हम बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज को भी बोला गया कि भाई स्पेसिफिकली कुछ लिस्टेड तो सारी हो गई, कुछ स्पेसिफिक अनलिस्टेड कंपनीज भी होंगी जिनको IND-AS को फॉलो करना पड़ेगा, जिनकी वर्थ 250 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। नेटवर्थ 250 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, उस केस में आपको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बट इस मैंडेटरी अडॉप्शन में से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थी, एंटिटीज थी जिनको एप्लीकेशन कवर्ड नहीं था, राइट, दैट वाज इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड NBFC। तो यहां पे दिए गए ऑप्शन में तो हमारे पास सिर्फ बैंकिंग कंपनी है। बैंकिंग कंपनी के अलावा दो और हैं जो कि मैंडेटरी अडॉप्शन के अंदर कवर्ड नहीं थी, दैट इज इंश्योरेंस कंपनीज एंड NBFC। ठीक है, यहां तक सबको क्लैरिटी है? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement accurately distinguishes between a performance guarantee and a financial guarantee issued by a bank? A performance guarantee ensures that a customer meets its financial obligation, while a financial guarantee ensures contract completion within a stipulated time. A performance guarantee assures the beneficiary of a refund due to the underperformance of a contract, while a financial guarantee ensures timely payment of dues. A financial guarantee is only used in lieu of security deposit, whereas a performance guarantee is used for contract completion. A performance guarantee is always backed by collateral, whereas a financial guarantee is unsecured.
What do you think is the right answer? Now when we talk about guarantee, है ना, गारंटी क्या होती है? एक आश्वासन देती है, राइट? और इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे जो दो मेजर होंगे, दैट इज परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल गारंटी. सॉरी ना, अगर हम परफॉर्मेंस गारंटी की बात करें, परफॉर्मेंस गारंटी डिपेंडेंट होती है परफॉर्मेंस के लिए, राइट? और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता, राइट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता, उस केस में क्या होगा? उस केस में देयर विल बी अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट? और फाइनेंशियल गारंटी विच विल इंश्योर टाइमली पेमेंट. तो परफॉर्मेंस गारंटी एश्योर्स द बेनिफिशियरी ऑफ अ रिफंड ड्यू टू अंडर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? उस केस में वहां पे पैसा आपको जो है वो दिया जाएगा, देयर विल बी फंड दैट वुड बी इन्वॉल्व्ड. सिमिलरली फाइनेंशियल गारंटी इंश्योर करती है कि भाई अगर किसी और पर्सन ने पैसा नहीं दिया तो देयर इज समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और दे विल टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी फॉर बैंक्स, what is the minimum percentage of estimated annual turnover that should be used to compute working that is actually used by the banks to compute working credit limits for MSEs? 10%, 20%, 30%, 40%. So according to the advisories issued by the bank, so according to the advisories that banks have issued, कितना minimum percentage है annual turnover का जो कि बैंक as a working capital requirement provide कर सकता है, right? For MSMEs providedly उनकी credit limit कितनी है? 5 करोड़. तो अगर उनकी credit requirement up to 5 करोड़ है, in that case bank can provide 20% of annual turnover. ये कौन सा मेथड है? Which method are we talking about? We are talking about annual turnover method. ठीक है, या फिर projected annual turnover method, right? Next one. Starting from October 1, 2019, all new floating rate personal or retail loans, just give me a moment. So all new floating rate personal or retail loans, housing, auto, etc., and loans to micro small enterprises from 1 April 2020, loans to medium enterprises must be priced with reference to dash, while loans not covered by this mandate continue to be priced with reference to dash. That is EBLR, MCLR, PLR, EBLR, right? या फिर base rate EBLR. EBLR is your external benchmarking rate. MCLR is your marginal cost lending rate. Benchmark prime lending rate या फिर base rate. तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैंने चैप्टर्स में से बैठ के बनाए हैं. Now see, 1 अक्टूबर 2019 से जितने भी हमारे पर्सनल या रिटेल लोन है, एमएसएमई को लोन दिए जा रहे हैं, मीडियम एंटरप्राइज को लोन दिए जा रहे हैं, दे विल बी प्राइस्ड एट इनको प्राइस किस पे किया जा रहा है? एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट पे, राइट? बाकी बैंक की चॉइस है, यू नो, दे कैन चूज एनीथिंग. इफ नॉट देन जो रेफरेंस रेट है वो एमसीएलआर ही रहेगा. तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर आईबीसी 2016? कितना मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट रिक्वायर्ड है अगर आप रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो, इनिशिएट करना चाहते हो कि आपका
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उसके लिए कितना अमाउंट का डिफॉल्ट होना जरूरी है. सो द डिफॉल्ट अमाउंट इज 1 करोड़. इट इज 1 करोड़. Next one. According to the company's auditor report, that is CARO, company's auditor report, Order 2020, how many specific items does an auditor typically reports on regarding other legal and regulatory requirement? Now, कितने आइटम्स होते हैं कारो में? सो कारो और अगेन दी रिक्वायरमेंट्स जो मटीरियल एस्पेक्ट या फिर फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करती हैं. एंड देयर आर 21 सच स्पेसिफिक आइटम्स दैट एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर दी कारो रिपोर्ट. तो इट इज अ स्टैट्यूटरी फॉर्मेट जिसमें 21 आइटम्स आते हैं. देन नेक्स्ट वन. Which of the following best describes the impact of the transitioning from MCLR to EBLR for new floating rate loans in the Indian banking sector starting from specific dates in 2019 and 2020? तो क्या ऐसे रीजन रहे जहां पे RBI bought a major shift right from MCLR to EBLR? So marginal cost lending rate से RBI made a switch over to EBLR. What are the reasons behind it? Increase the transparency and efficiency in the transmission of monetary policy, eliminates the need for bank to manage and update their lending rates, standardized interest rate across all types of loans including fixed rate loans, ensures fixed interest rate for loans to micro small enterprises. Now, what was the reason? So, see, the major reason behind where RBI decided to shift from MCLR to EBLR क्या था? RBI ने देखा कि जो इंटेंशन था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट का या फिर जो इंटेंशन रहता है किसी भी पॉलिसी का, इट इज मोर दैट इट शुड रीच टू द पीपल एट लार्ज, है ना, वो ट्रांसमिट होनी चाहिए तभी वो इफेक्टिव और एफिशिएंट हो पाएगी. जहां पे आरबीआई को लगा फेलियर है, इसीलिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई डिसाइडेड टू मेक अ शिफ्ट फ्रॉम MCLR to external benchmarking lending rate. Next one. The maximum time limit for completion of corporate insolvency resolution process, that is in short CIRP, under IBC 2016 is 90 days, 120 days, 180 days, 270 days. क्या होगा राइट आंसर? नाउ जो मैक्सिमम टाइम आपको अलॉटेड है दैट इज 180 डेज, राइट? सो इट इज 180 डेज. Next one. Operational risk, market risk, credit risk, risk due to losses from fraud, disruption of business, failure of people or process, risk from non-payment of principal interest by the borrower as per agreed repayment terms, risk resulting from adverse market movements such as interest rate, exchange rate. Match the numbers to the correct letter option. First option 1A, 2B, 3C, B, 1B, 2C, 3A, C number option 1A, 2C, 3B, D number option 1B, 2A, 3C. क्या होगा राइट आंसर? इट्स अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन.
नाउ ऑपरेशनल रिस्क किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द फेलियर ऑफ पीपल और द प्रोसेस, इंटरनल इश्यूज। तो ऑपरेशनल रिस्क तो नंबर 1 ही होगी। सो दिस विल बी फर्स्ट का ए, करेक्ट। देन मार्केट रिस्क किससे रिलेटेड है? मार्केट रिस्क इज बेसिकली इंटरेस्ट रेट चेंजेस, शेयर प्राइस मूवमेंट, एक्सचेंज रेट मूवमेंट, तो दैट वुड बी सेकेंड का सी। देन क्रेडिट रिस्क किससे रिलेटेड है? नॉन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज थर्ड का बी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट का ए, सेकेंड का सी, थर्ड का बी। नेक्स्ट वन, under the Companies Act 2013, which types of companies are exempted from adhering to the prescribed format of financial statement due to their establishment through specific laws? E-commerce companies, banking and insurance companies, IT firms, manufacturing companies. तो क्वेश्चन सेज कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी टाइप्स ऑफ कंपनीज है जिनको एग्जाम्प्ट करा हुआ है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनीज एक्ट के बिहाफ पे ना उस फॉर्मेट को ना फॉलो करते हुए वो अपने स्पेसिफिक एक्ट के फॉर्मेट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी वो टाइप ऑफ कंपनी होगी? ई कॉमर्स है, बैंकिंग इंश्योरेंस है, IT फर्म है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है? तो आपने देखा है कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में अलग एक्ट्स हैं, राइट, दोनों के अलग रेगुलेटर्स हैं और ये अपना स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करती हैं जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत दिया है या फिर एडा में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दे आर फॉलोइंग दे आर प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर ओन एक्ट। एक बार बता दीजिए, अभी ऑडियो आ रहा है? इट्स फाइन नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे मॉड्यूल ए, तब भी आप इस सेशन को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेज? बहुत ब्राइट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेज? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। चूज द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको क्या करना है? इन दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को ढूंढना है। ये क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल ए से बिलोंग करते हैं, राइट। हमें क्या बताना है? पोजिशनल एवरेज के बेसिस पे। तो पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एवरेज जो कि पोजीशन के बेसिस पे डिटरमाइन किया गया है, राइट। एक ऐसा एवरेज जो कि पोजीशन के बेसिस पे डिटरमाइन किया गया है। पोजीशन का मतलब क्या हुआ? अगर आप बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, ये कैलकुलेटिव है, ठीक है, आप कैलकुलेशन करते हो। अगर आप बात करते हो मीडियन और मोड की, तो ये एवरेज यहाँ पे पोजीशन के बेसिस पे निकाला जाता है। देन ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अगेन कैलकुलेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि पोजिशनल एवरेज है? राइट, दैट इज बी एंड सी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, normal measure of dispersion and real measure of dispersion, nominal measure of dispersion and relative measure of dispersion, absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion, real measure of dispersion and relative measure of dispersion. What do you think is the right answer? क्या होगा right answer? Now, अगर आप डिस्पर्शन की बात करें, डिस्पर्शन हमें क्या बताता है? फैलाव बताता है। दो चीजें हैं, एक है आपका सेंट्रल टेंडेंसी एंड दूसरा होता है आपका डिस्पर्शन, करेक्ट। दो चीजें हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी बताता है हमारी सेंट्रल वैल्यू और डिस्पर्शन बताता है कि उस सेंट्रल वैल्यू से हमारा डेटा का स्प्रेड कितना है, वेरिएबिलिटी कितनी है। और ये जो डिस्पर्शन है ये दो टाइप का हो सकता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या होता है? जो कि डेटा में दिए गए सारे वैल्यूज को कंसिडर करके बनाया जाता है। रिलेटिव में सारी वैल्यूज को आप कंसिडर नहीं करते, आप इसका रिलेशन मेजर करते हो विथ सम ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू। तो आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Statistics was first used by Professor
dash in 1749 referred to the subject matter. He defined statistics as the political science of many countries. It was Professor Anquetil, Professor Gilbert, Professor Roberto, none of these. क्या होगा राइट आंसर? नाउ द फर्स्ट साइंटिस्ट, फर्स्ट प्रोफेसर जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करा था, इट वाज प्रोफेसर एंकविल, राइट? तो ये कौन थे? प्रोफेसर एंकविल थे जिन्होंने 1749 में रेफर करा था पॉलिटिकल साइंस, करेक्ट? नेक्स्ट वन, for a positively skewed distribution, mean is always less than mode, less than median, less than mode, greater than the mode, difficult to tell. अगर positively skewed distribution है, उस situation में क्या होगा? अगर हम बात करें पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा की, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा. दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी ज्यादा से ज्यादा जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, बल्क ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, वो मीन के लेफ्ट साइड में है, राइट? दिस इज मीन. इसके लेफ्ट साइड में अगर सारी मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो हम इसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड. अगर मीन के राइट हैंड साइड में आ रही हैं, तो वी कॉल इट एज नेगेटिवली स्क्यूड. ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? पॉजिटिवली स्क्यूड के बारे में पूछा गया है, तो हम पॉजिटिव का ही देख लेते हैं. इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये आपका मीन हो गया. ना पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा जो आपका मीन है एंड जो मीडियन है, वो ग्रेटर होगा देन मोड. किस केस में? अगर आपका डेटा मीन के लेफ्ट साइड में है, यानी बल्क ऑब्जर्वेशन मीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आती है. दिस इज योर मीन. अगर आपकी बल्क ऑब्जर्वेशंस मीन के लेफ्ट हैंड साइड में आती है, तो हम इसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, करेक्ट? राइट? श्वेता कुमारी एग्जैक्टली, बट ये मॉड्यूल ए है, यहाँ पे टाइम सीरीज भी आएगा, अभी कोरिलेशन भी आएगा, है ना? तो वहां पे बहुत सारे अभी ऐसे टॉपिक आएंगे जो शायद अब नहीं जानते होगे. तो हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली स्क्यूड, एंड इट इज ऑलवेज, द मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी मोड. ठीक है, मोड से ग्रेटर होता है. ठीक है, देन the data collected for the first time is called dash, and the data collected through some published or unpublished source is called secondary data or primary data. Primary data, secondary data, source data, primary data, none of the above. क्या होगा राइट आंसर? सो जो डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो, उसे आप लोग क्या बोलते हो? प्राइमरी. एंड जो सेकेंडरी सोर्सेज से कवर किया जाता है, दैट इज योर सेकेंडरी डेटा. नेक्स्ट वन, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स a and b if their arithmetic mean is 16 and geometric mean is 8. आपको क्या निकालना है? हार्मोनिक मीन निकालना है. फॉर्मूला क्या होता है? अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, करेक्ट? अर्थमेटिक मीन हमें कितना दिया हुआ है? 16. ज्योमेट्रिक मीन हमें कितना दिया हुआ है? 8. हमें क्या निकालना है? हार्मोनिक मीन. नाउ कितना हो जाएगा? 4. हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा? 4.
Then next one, for a symmetrical distribution, beta 1 is greater than 0, it is less than 0, it is equal to 0, it is equal to 3. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है? सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्क्यूनेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. अगर ग्रेटर देन 1 है, यानी अगर ये वाली सिचुएशन ग्रेटर देन 0 है, तो ये होगा पॉजिटिव स्क्यूनेस, एंड अगर लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्क्यूनेस, एंड दिस विल बी सिमेट्रिक. करेक्ट? Next one. The population mean mu is called as discrete variable, continuous variable, parameter, sampling unit. Population का जो mean होता है उसे हम represent किसके साइन से करते हैं? mu से. Right, this is also called as. So population का जितना भी आप characteristics की बात करो, यानी population के अगर आप mean की बात करो या फिर उसके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करो, ठीक है, या वेरिएंस की बात करो, इन सबको हम लोग एक वर्ड में क्या रिप्रेजेंट करते हैं या क्या बोलते हैं? पैरामीटर. सिमिलरली अगर पॉपुलेशन की जगह हम सैंपल की बात करें, सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका वेरिएंस, तो उस सिचुएशन में हम इसे क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स. राइट, आपको यहां पे क्या दिया है? पॉपुलेशन के बारे में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरामीटर. तो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है बाय द वर्ड पैरामीटर. नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक? इनमें से कौन सा फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का? इट प्रेजेंट्स द डेटा इन डेफिनेट फॉर्म, इट कॉम्प्लेक्सेस द डेटा, इट प्रोवाइड्स अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन, it helps in forecasting outcomes and in formulating policies, both 1 and 2, then first, third, second and fourth, second, third and fourth, all of the above. What will be the right answer? अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन में हमें डेटा डेफिनेट फॉर्म में प्रोवाइड करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है, हमें टेक्निक बताता है कंपैरिजन की, आउटकम्स को फोरकास्ट करने में मदद करता है और पॉलिसी की फॉर्मेशन में भी हमें मदद करता है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग. आपको क्या करना है? मैच करना है. आपको वेरिएट दिया है, एट्रीब्यूट दिया है, पैरामीटर दिया है. देन मीनिंग में आपको दिया है अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू और फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड. नाउ वेरिएट की अगर हम बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रीब्यूट क्या रिप्रेजेंट करता है और पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. एट्रीब्यूट की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी ऑफ द डेटा, एंड वेरिएट की बात करें तो ये क्वांटिटी यानी क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में बात करता है. करेक्ट. अब हमें इन्हें कीवर्ड से ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आपको यहां पे दिखा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, वो क्या होगा? वेरिएट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, दैट इज एट्रीब्यूट एंड इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड, दैट वुड बी योर पैरामीटर.
ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी, सेकंड का ए एंड थर्ड का सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. Then next one, suppose that a population with n is equal to 144 has a p equal to 24. What is the mean of sampling distribution of the mean for the sample of size 25? Now सैम्पलिंग में हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जो कि बोलता है मीन ऑफ सैंपल मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन. करेक्ट. आपको यहां पे पॉपुलेशन का मीन क्या बताया है? 24. एंड एज पर दिस थ्योरम मीन ऑफ सैंपल मीन हमेशा इसके बराबर होता है, राइट? तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? 24. आपसे क्या बोला है? व्हाट इज द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, यानी कि मीन ऑफ सैंपल मीन. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन का मतलब क्या है? मीन ऑफ सैंपल मीन. तो आंसर क्या हो जाएगा? 24. हम यहां पे डायरेक्टली थ्योरम को यूज कर रहे हैं, जो कि स्टैब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन सैम्पलिंग मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड पॉपुलेशन मीन. नेक्स्ट वन, a dash is a positional average whereas dash is a calculated average. Now अगर हम बात करें पोजिशनल एवरेज की तो मोड एंड मीडियन हो सकता है. जब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेटिव एवरेज की, राइट, तो वो एएम एंड एचएम हो सकता है. तो यहां पे आंसर हो सकता है बी एंड सी. सो यहां पे राइट आंसर होगा आपका बी एंड सी, बिकॉज मोड भी पोजिशनल एवरेज है, मीडियन भी पोजिशनल एवरेज है, और कैलकुलेटेड एवरेज में एएम एंड जीएम दोनों आ सकते हैं. सो इट वुड बी बी एंड सी. नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग. व्हाट इज द यूज ऑफ 25 इज द सैंपल साइज. आपने जो सैंपल साइज लिया है वो 25 का है, उसका कोई यूज नहीं है. डायरेक्टली आपको थ्योरम देना है, वो आपसे ये नहीं पूछ रहे. तो अगर सी दैट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, वो आपको इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थ्योरम, तो थोड़ा घुमा के ही देते हैं सो दैट यू रिमेन कंफ्यूज विद दैट. वो बोल रहे हैं पॉपुलेशन 144 की थी, जिसका जो मीन आया है दैट इज 24. तो अगर सैंपल साइज 25 का होगा, राइट, तो फिर आपका मीन क्या होगा? दैट इज बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन इज. नाउ यू आर सपोज टू मैच द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन जो है आपका कोरिलेशन के चैप्टर से है. ये क्वेश्चन आपके कोरिलेशन के चैप्टर से है. नाउ कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो कोरिलेशन हमें क्या बताता है? हमें कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करवाता है. करेक्ट. यहां पे अब आपको दिया है -1 +1 0 0 to -1 एंड 1 to 0. करेक्ट. 0 का मतलब क्या होता है? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. यानी अगर मैं लिखती हूं x एंड y, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब है लेट्स से x एंड y, a एंड b, कोई भी वेरिएबल है. तो अगर उन दोनों का रिलेशन, उनका जो कोरिलेशन है, अगर वो 0 है, उसका मतलब उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. ठीक है. तो यहां पे हमें क्या करना है? हमें इन पॉइंट्स को मैच करना है. देन -1 का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है. वन इज पॉजिटिव और बस यहां पे वर्ड क्या लग जाता है? परफेक्ट एंड परफेक्ट. ठीक है. 0 to -1 दैट इज नेगेटिव
एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर -1 है यानी डेफिनेट यानी ऑन पॉइंट नेगेटिव रिलेशन है, तो पॉइंट्स लाइंग एनीवेयर इन दी स्कैटर डायग्राम नॉट रिजल्टिंग इनटू एनी पैटर्न क्या हो जाएगा? दैट इज नो रिलेशन। जहां पे कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा वो क्या होगा? नो रिलेशन। ठीक है, ऑल पॉइंट्स फॉलोइंग द लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप, पूरे जो आपका जो डायग्राम बन रहा है या है ना, जो स्कैटर डायग्राम बन रहा है वहां पे स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो अगर नेगेटिव स्लोप आ रहा है इसका मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव स्लोप? लीनियर रिलेशन तो है ना, लेकिन लीनियर रिलेशन में है क्या? सो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है जब, और नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है ये। सो डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव रिलेशन बताता है एंड अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव रिलेशन बताता है, राइट? यहां पे ऑल पॉइंट्स फॉलो दी लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप, सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है all points in the scatter diagram lying on a line of negative slope, all points in the scatter diagram lying on a line sloping from left to right, all points following the line sloping up from left to right. Now हमने यहां पे अभी तक दो रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए, दैट इज थर्ड का जो कि बोलता है कि कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है, और दूसरा हमने कौन सा रियलाइज करा है? अच्छा, फॉलोइंग, एक सेकेंड, दिस इज फॉलोइंग द नेगेटिव लाइन, नो, लाइंग ऑन द नेगेटिव लाइन होगा। सब लाई कर रहे हैं नेगेटिव लाइन पे, अगर फॉलो कर रहे हैं नेगेटिव स्लोप को तो दैट इज फोर्थ वाला सिचुएशन, 0 to 1 लाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां पे हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो क्या है? अगर सारे पॉइंट्स इसी लाइन पर हैं तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ +1, सब इधर है, लाइन पर ही है, -1, लेकिन अगर स्कैटर्ड है तो ये रेंज में होंगे 0 to 1 की, 0 to -1 की, ठीक है। ये यहां तक क्लियर है सबको? तो यहां पे हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? +1 है। ऑल पॉइंट्स इन दी स्कैटर डायग्राम लाइंग ऑन अ लाइन स्लोपिंग अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड थर्ड का हमने ऑलरेडी कर दिया है, फोर्थ का हमने, फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ऑल पॉइंट्स फॉलोइंग द लाइन स्लोपिंग अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमारा राइट आंसर एज पर दिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। नेक्स्ट वन, if 6 out of 40 students plan to go to graduate school, calculate the estimated proportion of all the students who plan to go to graduate school. आपको क्या करना है? आपको निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से है? प्रोबेबिलिटी से। और आपको यहां पे क्या निकालना है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आपसे ये क्या पूछ रहा है? प्रपोर्शन पूछ रहा है कि कितने कैंडिडेट्स दे आर प्लानिंग टू गो टू स्कूल। तो 6 कैंडिडेट है आउट ऑफ 40 जो कि प्लान कर रहे हैं टू गो स्कूल, यानी ये कितना परसेंट हो जाएगा? 0.15। तो यहां पे हमारी P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.15। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उन केसेस में यूज किया जाता है जहां पे आपकी दो ही पॉसिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट? दो ही। अगर आपको एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो पास हो गए या तो फेल हो गए,
राइट तो ये ऐसी केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे P रिप्रेजेंट करता है कि कितना % चांसेस है कि कोई एक्टिविटी होगी, एंड Q रिप्रेजेंट करता है कि कितना % चांसेस है जो कि एक्टिविटी नहीं होगी। तो Q इज हाउ मच, 0.85। ये बात समझ रहे हैं? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। Probability of success is P and probability of failure is Q. ठीक है, next one. You are required to calculate the standard deviation of population. Binomial standard deviation. इस बार एग्जाम में binomial से क्वेश्चन आया था जहां पे binomial मोड आपको निकालना था। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू। n कितना है, 40 बच्चे हैं, p कितना था 0.15 और q हमने अभी कितना निकाला 0.85। अंडर रूट कितना आएगा, दिस इज कमिंग एज 2.26। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। नेक्स्ट वन, if 6 out of 40 students plan to go to graduate school, calculate the standard error. You are required to calculate the standard error. Now, standard error निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P into Q divided by N. P into Q divided by N. हमने P कितना निकाला था, Q कितना निकाला था, divided by 40। करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 0.0565। दिस विल कम एज 1.275। अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस इज कमिंग एज 0.1275 और जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.0565। ठीक है, इसका क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का विद रिस्पेक्ट टू मोड इस बार एग्जाम में आया था। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन। आपको क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। और पावर कितना हो जाएगा, $2600। ना इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है। पावर निकालने के बाद आप कैसे करोगे, पहले आप अंडर रूट बटन प्रेस करोगे 12 बार, देन -1, करेक्ट, डिवाइडेड बाय द पावर दैट इज 26 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स।
करेक्ट। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर कितना आएगा? 2.48. द ज्योमेट्रिक मीन इज कमिंग एज 2.48. करेक्ट। नेक्स्ट वन, a time series data for 9 years for the sale of tables by a furniture mart is given below for the year 2008 to 2016 sequentially. You are required to answer the following question. Calculate the value of slope of line. आपको slope of line निकालना है. Now, कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चंस? टाइमलाइन के सबसे, टाइम सीरीज के हमें सबसे पहले ईयर लिखना होगा. करेक्ट. ईयर लिखने के बाद हमें इसे डिकोड करना पड़ेगा. नाउ इफ यू सी हाउ मेनी ईयर्स आर देयर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 है तो यानी 2012 हमारा सेंट्रल ईयर हो जाएगा, मीन हो जाएगा. अब हम यहां से हमारे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. दिस विल बी -4 -3 -2 -1 0. करेक्ट. एक्स हमने डिकोड कर लिया. हमें वैल्यूज क्या दी हुई है वाई की? 150 155 160 165 170 175 180 185 एंड 190. करेक्ट. अब हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कंप्लीट इक्वेशन, हमारा तरीका क्या होता है? b की वैल्यू होती है सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय व्हाट? सम ऑफ एक्स, सॉरी, सम ऑफ y. एंड a की वैल्यू क्या होगी आपकी? y बार. यहां तक क्लैरिटी है? तो हम b की वैल्यू निकाल लेंगे. करेक्ट. चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे होगा. नाउ एक्स वाई की वैल्यू में हमें ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी. साइन के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. एंड यूज कैलकुलेटर फॉर द पर्पस. क्या होगा राइट आंसर? इसका भी सम निकालना होगा. नाउ x square is coming as how much? x square कितना आ रहा है?
60 एंड यहां पे टोटल कितना आ रहा है 300। तो बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो 300 डिवाइडेड बाय 60 विल गिव अस 5, करेक्ट। y की वैल्यू के लिए हमें समेशन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा y की वैल्यू को और इसका मीन निकालना होगा। y बार का मतलब क्या होगा, मीन ऑफ y which is coming as 1/5 the process of bankruptcy under the Insolvency and Bankruptcy Code. Number 1, bankruptcy is a voluntary process initiated by creditors where the court appoints a trustee to manage the debtor's finances without selling any property. Bankruptcy involves a legal recognition of insolvency where a debtor is adjudged bankrupt by an authority and a trustee known as the resolution professional is appointed to sell the property and settle debts with creditors. In bankruptcy under the IBC, the debtor retains control over their asset and is responsible for paying off creditors according to a court-approved plan. Bankruptcy under the IBC is a process where the debtor's assets are automatically transferred to the creditor without the intervention of a court-appointed trustee. क्या होगा right answer? ये सारे points आपके सामने हैं. चलिए, नाउ फर्स्ट इज कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रही है द प्रोसेस ऑफ बैंक्रप्सी। नाउ ये चैप्टर ना काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही आईबीसी के केस में। तो इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस जो कि क्रेडिटर इनिशिएट करता है, वेयर कोर्ट विल अपॉइंट अ ट्रस्टी टू मैनेज द डेटर्स फाइनेंसेस विदाउट सेलिंग एनी प्रॉपर्टी। नाउ ये जो है पहली लाइन में सेकेंड पार्ट जो है विदाउट सेलिंग एनी प्रॉपर्टी, ये गलत हो गया, तो फिर सेटलमेंट कैसे होगा। Bankruptcy involves the legal recognition of insolvency where a debtor is adjudged bankruptcy by an authority and a trustee known as the resolution professional is appointed to sell the property and settle the debt of the creditors, which is much more appropriate. तो right answer क्या हो जाएगा, option number B. Next one. The central limit theorem states that the sampling distribution of the mean will be approximately normal if the sample size is large enough. What is the minimum sample size generally recommended for the sampling distribution of the mean to be approximately normal according to central limit theorem? What is the minimum sample size? Now, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आपका अगर सैंपल साइज 30 है, करेक्ट, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल अप्रोच नॉर्मैलिटी, राइट। किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इट विल बी प्रेजेंटेड इन अ वे विच इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कितना भी आपका जो पॉपुलेशन है नॉन नॉर्मल हो, डेटा जो है आपका नॉन नॉर्मल हो, लेकिन अगर सैंपल साइज लार्ज होता है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच कैटेगरी ऑफ बैंक लोन इंक्लूड्स funding for the construction or refurbishment of school facilities and healthcare under Ayushman Bharat in tier 2 to tier 4 centers, housing finance, educational finance, social infrastructure, renewable energy? क्या होगा राइट आंसर? Now see,
अगर हम कैटेगरी की बात करें कि भाई अगर कोई भी बैंक लोन दे रहा है स्कूल फैसिलिटीज के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये सामाजिक कार्य के अंदर आ जाता है। सामाजिक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल, राइट। और कौन सा एरिया है इसका? दैट वुड बी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्वेश्चन है, जहां पर हमारे बैंक के जो लोन्स है उनको बैंक बोला गया है कि भाई आप प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी कुछ एरियाज में लोन देने से पहले। और ये जो एरियाज है, दिस इज हाउसिंग, दिस इज एजुकेशन, दिस इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ इट, MSME आर पार्ट ऑफ इट, राइट। अदर सेक्टर्स जो है वो भी इसके पार्ट है, जैसे वीकर सेक्शन हो गया, आर्टिशंस हो गया, क्राफ्ट्समैन हो गए, वो सब इसके पार्ट है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया जाता है, जैसे स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, हेल्थ केयर के लिए, फ्रॉम Tier 2 to Tier 6 सेंटर्स एंड नॉट वन सेंटर, वहां पे तो फिर प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गया ना मेजर, राइट। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देन बैंक एंटर कॉम्प्रोमाइज विद बोरोअर्स इन केस a borrower has abandoned money with him, then the security value. Selling of security value involves legal process. The present value of compromise offer is more than the present value of realizable value of available securities, all of the above. Now, जो बैंक है वो कब कॉम्प्रोमाइज के लिए आगे बढ़ जाते हैं? जब प्रेजेंट वैल्यू जो कॉम्प्रोमाइज ऑफर की है वो ज्यादा है देन दी रियलाइजेबल वैल्यू, सो दे अग्री टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल? बनाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज। नाउ कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है? देखो, वन पर्सन कंपनी हो गई, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, इनको एग्जाम्प्ट है, दे आर एग्जाम्प्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से एग्जाम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। किसको कंपलसरी है? पब्लिक कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को, इनको कंपलसरी है। लेकिन वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज, दे आर एग्जाम्प्टेड। या फिर डोरमेंट कंपनी, वो भी एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग क्रेडिट अप्रेजल फॉर अ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट टिपिकली बी द पार्ट ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक feasibility report? Analysis of past track record and present financial position, viability assessment based on market reports of the borrower, evaluation of securities available, their value and realizability, estimation of the reasonable high probability of the activity being successful. क्या होगा राइट आंसर? ड्यूरिंग क्रेडिट अप्रेजल फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, है ना, कौन सा है जो कि टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए टिपिकली इज अ नॉट पार्ट ऑफ इट? एनालिसिस ऑफ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, वायबिलिटी असेसमेंट बेस्ड ऑन मार्केट रिपोर्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, estimation of reasonably high probability of the activity being successful. Now when I talk about appraisal, क्या होता है क्रेडिट अप्रेजल?
पहले तो हमें अप्रेजल का मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट इज क्रेडिट अप्रेजल? जी, क्रेडिट अप्रेजल का मतलब क्या होता है? जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट करती है कि भाई किसी को लोन देना है या फिर नहीं देना, और उसके लिए वो क्या करती है, उसके लिए उनके जो अपने इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो चेक करती है कि इकोनॉमिकली चल सकता है नहीं सकता, मार्केट कैसी है, मार्केट में इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, राइट? देयर आर मल्टीपल स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू द फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई बहुत सारे रिकमेंडेशंस होंगी, प्रैक्टिसेस होंगी जो हमें चेक करनी होंगी, इंश्योर करना होगा। उसमें से हमें एक दिया हुआ है कि भाई अगर टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी हो रही है, टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो किससे रिलेटेड होगी? जल्दी से आंसर दें। जब भी आप टेक्निकली जाओगे है ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, सक्सेसफुल होने के चांसेस है या नहीं, ये इसका पार्ट नहीं होगा, राइट? आप मार्केट रिपोर्ट चेक करोगे, रॉ मटेरियल देखोगे, ऑफ टेक ऑफ द प्रोडक्ट्स देखोगे, ये सारी चीजें देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, द डेटा क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन वेरिएबल्स लाइक डिमांड, सप्लाई, हाइट एंड वेट is considered as qualitative data, quantitative data, time series data या फिर discrete data? क्या होगा राइट आंसर? डेटा क्लासिफिकेशन जो कि डिमांड, सप्लाई, हाइट एंड वेट। अब देखो सब कुछ नंबर्स है, तो नंबर्स है तो क्या होगा? क्वांटिटेटिव डेटा। जहां पर भी नंबर्स इन्वॉल्व है इट विल बी क्वांटिटेटिव, राइट? अगर वहीं पे क्वालिटेटिव होता तो हम किसी क्वालिटी की बात करते, जैसे हेयर का कलर इज अ क्वालिटी एंड नॉट अ क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, तो क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब क्या है? डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इसके ऊपर बेस्ड है। देन which of the following is not a macro level action for mitigation of credit risk? Periodically review of the exposure norms for single and group borrowers, improving appraisal standards of credit proposal, then frequent reviews of norms and fixing internal limits for aggregate commitments to specific sectors of the industry business, periodic review of total credit portfolio based on quality parameter. क्या होगा राइट आंसर? नाउ मैक्रो लेवल एक्शन फॉर मिटिगेशन ऑफ रिस्क, मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क यानी रिस्क को अवॉइड करना, राइट? हमारी जो क्रेडिट रिस्क है उसको अवॉइड करना, इसमें से कौन सा एक मैक्रो लेवल एक्शन नहीं है? पीरियोडिकली रिव्यू करोगे आप एक्सपोजर नॉर्म्स को, चाहे वो सिंगल बोरोअर हो या ग्रुप बोरोअर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे एक मास्टर सर्कुलर लेकर आया था जहां पे उन्होंने एक्सपोजर लिमिट्स को तय कर दिया है कि कोई भी बैंक इस पर्टिकुलर एरिया में इतने परसेंट से अपनी जो कैपिटल है उसका इतने परसेंट से ज्यादा एक्सपोजर नहीं कर सकता, तो वो फिक्स करे हुए नॉर्म्स, विच इज करेक्ट। इंप्रूविंग अप्रेजल स्टैंडर्ड, ये एक मैक्रो लेवल फैक्टर नहीं है। आपका जो अप्रेजल करने का प्रोसेस है, क्रेडिट का जो प्रोसेस है, आप उसे इम्प्रोवाइज करोगे, दैट इज नॉट अ मैक्रो लेवल, रादर इट इज अ माइक्रो लेवल फैक्टर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, गिवन अ पॉपुलेशन ऑफ 20 टेक्सटाइल कंपनी with a standard deviation of annual labor turnover of 75 employee, what is the standard error of the mean if companies are sampled without replacement? आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है। पॉपुलेशन इज गिवन अ पॉपुलेशन ऑफ 20 टेक्सटाइल, इसका मतलब यहां पे जो पॉपुलेशन है वो फाइनाइट है, फाइनाइट इनफाइनाइट होता है ना, तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन है। और अगर ये फाइनाइट पॉपुलेशन है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन, और यहां पे हमें मल्टीप्लायर चाहिए होगा,
यहां पे हमें क्या चाहिए होगा, मल्टीप्लायर चाहिए होगा, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। करेक्ट। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एन। तो एन कितना है, स्टैंडर्ड एरर इफ द मीन इज ऑफ 5 कंपनीज आर सैंपल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 75 अंडर रूट 5, 75 माइनस 5 अपॉन 75 माइनस 1। करेक्ट। ओ सॉरी 20, पॉपुलेशन साइज कितना है हमारा 20, 20 माइनस 5, 20 माइनस 1। नाउ 75 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 5 का अंडर रूट निकाल लेते हैं। ये आ रहा है आपकी वैल्यू 2.24। तो 75 डिवाइडेड बाय 2.24, 33.48 into 15 divided by 19 and 0.886. So this will give us approximately 29.75 or 29.8 की standard error. Correct? Next one. In a normally distributed population, the sampling distribution of the mean is normally distributed, has a mean equal to the population mean, has a standard deviation equal to the population standard deviation divided by the square root of the sample size, all of the above. क्या होगा आंसर? अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा मीन का? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, विच इज करेक्ट। इसका मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा, राइट। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला भी करेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव आर। आप मान के ही चलो, ठीक है। मॉड्यूल बी में टोटल आपके चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो चैप्टर नंबर 11 और 12 हैं, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एचआर एंड ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ एचआर। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो अकेले मिलके आपको लगभग 15 मार्क्स दिला देते हैं एबीएम में। तो आप सोच लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको केस स्टडीज भी ज़्यादा आती हैं और 1 लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर नंबर 11 एंड 12। तो जो आज के क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो लिए हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ एचआर वाले चैप्टर से, ठीक है। अभी नए बैच में एबीएम स्टार्ट होना बाकी है, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये है आपका जो डीटीपी, ठीक है, जो डाल्टन थॉमसन प्राइज ने करियर रोल्स जो दिए हैं, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन है। राइट, वहां से ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एट विच करियर स्टेज डज एन इंडिविजुअल बिकम पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफाइनिंग द डायरेक्शन for the entire organization or a significant segment of it, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, at which career stage does an individual become part of the top management with the responsibility of defining the direction for the entire organization or significant segment of it, ठीक है। देखिए डाल्टन थॉमसन प्राइज ने क्या कहा है, इन्होंने टोटल 4 रोल बताए हैं। पहला है अप्रेंटाइज, राइट, फिर आता है आपका कॉलीग,
फिर इसमें आपका मेंटोर, और यही सीक्वेंस है, एंड देन स्पॉन्सर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, पहला जो रोल है वो है आपका अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज में क्या होता है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो होता है आपका ना के बराबर। ठीक है, आपने जस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया होता है, तो आप ज़्यादातर चीज़ों के लिए नॉर्मली डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर। ठीक है, राइट, ज़्यादातर आप अपने सीनियर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आपका, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट, द क्वेश्चन इज एट विच करियर स्टेज डज एन इंडिविजुअल बिकम पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफाइनिंग द डायरेक्शन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और अ सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ इट। अप्रेंटाइज पे क्या होता है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप पूरी तरह जो आपके कलीग हैं, जो आपके मेंटोर है, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। कलीग में क्या होता है, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, 2 साल का, 3 साल का, अब आप उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते अपने सीनियर्स के ऊपर, राइट, बिकॉज यू हैव गेन्ड सम एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर आता है आपका मेंटोर रोल। मेंटोर में क्या होता है, बेसिकली आपके पास 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है, आप काफ़ी हायर होते हैं सीनियरिटी में, राइट, एंड देन स्पॉन्सर, लास्ट वाला है आपका यहाँ पे स्पॉन्सर। स्पॉन्सर में क्या होता है, यू आर दी पार्ट ऑफ दी टॉप मैनेजमेंट, राइट, तो इसका जो राइट आंसर बनता है आपका वो है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, कि स्पॉन्सर का मीनिंग क्या है, मेंटर का मीनिंग क्या है, कॉलीग का मीनिंग क्या है, अप्रेंटाइज का क्या है। अप्रेंटाइज का मीनिंग है कि आपने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ठीक है, देन कॉलीग, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, देन मेंटोर एंड देन स्पॉन्सर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका वो बनता है स्पॉन्सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू अचीव ईगो इंटीग्रिटी बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन वेदर देयर लाइफ हैज मीनिंगफुल और नॉट। ठीक है, देखिए एरिक एरिक्सन ने, ठीक है, अपनी जो लाइफ की 8 स्टेजेस के बारे में बताया था। ये मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। 8 स्टेजेस में आपकी जो सबसे लास्ट वाली स्टेज है, सबसे लास्ट वाली, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं ईगो इंटीग्रिटी, राइट, वर्सेस डिसअपियर की। ठीक है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर का मतलब होता है कि आप इसमें कोशिश करते हैं कि ये जानने की कि क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल, कुछ अच्छा आपने अचीव किया भी है या नहीं किया। ठीक है, दैट इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे एडोलसेंस, यंग एडल्टहुड एंड मैच्योरिटी। तो ये आंसर आपका मैच्योरिटी का है, जहां पर आप ये कोशिश करते हो, आपका रिटायरमेंट का टाइम चल रहा है, 60+ एज हो चुकी है। ठीक है, और आप इस एज पे क्या कोशिश करते हो, आप ये कोशिश करते हो जानने की क्या आपने जो कुछ भी लाइफ में पाया है, जो कुछ भी आपने किया है, क्या कुछ आपने अचीव किया है या नहीं किया। ठीक है, एडोलसेंस में क्या होता है, दैट इज यहाँ पर आती है आपकी रोल कन्फ्यूजन। ठीक है ना, ये रोल कन्फ्यूजन वाली स्टेट है। देन यंग एडल्टहुड इंटीमेसी वाली स्टेट है, देन एडल्टहुड है आपकी, ठीक है, एंड देन मैच्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग। देखिए एडल्ट लर्निंग को कहते हैं कई बार, एडल्ट लर्निंग का एक और नाम क्या है, दैट इज एंड्रोगॉजी। ठीक है, जैसे पैडागॉजी होता है ना, पैडागॉजी क्या होती है, बच्चों को पढ़ाने की मेथड होती है, और एंड्रोगॉजी क्या होती है, एडल्ट लर्निंग क्या है, एंड्रोगॉजी, जहां पर आप बड़े लोगों को पढ़ाते हो, जैसे जो हम लोग करते हैं। ठीक है, एक तरीके से वी आर डूइंग द एडल्ट लर्निंग, क्योंकि जब आप बड़ों को सिखाते हो, आप एडल्ट को सिखाते हो, दैट इज द एंड्रोगॉजी। पैडागॉजी क्या होती है, जहां पर बच्चा पूरी तरह टीचर पर डिपेंडेंट होता है, स्पून फीडिंग। ठीक है, टीचर एक एक चीज बच्चे को सिखाएगी। और एंड्रोगॉजी में क्या होता है, यहाँ पे बच्चे इतना ज्यादा टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहते। इट इज लाइक अ 2-वे लर्निंग। कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो टीचर के साथ, कुछ टीचर आपके साथ शेयर करती हैं।
ठीक है, सो दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन था, ठीक है, कि एडल्ट लर्निंग के प्रिंसिपल कौन से हैं और कौन से नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, राइट। चलिए, तो इसमें क्या है, मेंटरशिप। पहली चीज यहाँ पे आपका जो टीचर है, एंड्रोगॉजी में क्या होता है, एडल्ट लर्निंग में जो आपका टीचर है वो आपके लिए एक तरीके से मेंटोर का काम करता है, ठीक है। दे आर वर्किंग एज अ मेंटोर फॉर यू, वो आपके मेंटोर होते हैं। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन, तो वो आपको एक तरीके से ओरिएंट करते हैं सही डायरेक्शन में। मोटिवेशन, दे विल मोटिवेट यू, ठीक है। एंड रिटेंशन, तो यहाँ पे देखिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विच वन इज नॉट दी प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग। इसका राइट आंसर बनता है आपका रिटेंशन, ठीक है, क्योंकि मेंटरशिप, ओरिएंटेशन, मोटिवेशन ये सब पार्ट होते हैं एडल्ट लर्निंग के। तो एडल्ट लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन इस बार भी आया था प्रिंसिपल के ऊपर। उसके पिछली बार लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था एडल्ट लर्निंग का वो आया था डेफिनेशन के ऊपर कि एडल्ट लर्निंग है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो एडल्ट लर्निंग होती है एडल्ट को पढ़ाने की मेथड जहाँ पर स्टूडेंट पूरा डिपेंडेंट अपने टीचर पे नहीं रहता। जैसे पेडागोजी में पूरा वो डिपेंडेंट होता है, जबकि एंड्रोगॉजी में वो डिपेंडेंट नहीं होता। जो टीचर सिखाती है वो अपना माइंड भी वहाँ पे अप्लाई करता है। इट इज लाइक अ टू वे लर्निंग, ठीक है। सो दैट इज द राइट आंसर। विच लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इन्वॉल्व असेसिंग द फाइनेंशियल बेनिफिट और रिटर्न ऑन ट्रेनिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपने जैसे कर्कपैट्रिक मॉडल पढ़ा है, ठीक है। कर्कपैट्रिक का जो मॉडल है वो यूज होता है इफेक्टिवनेस को चेक करने में, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग का, ठीक है। दैट मॉडल इज इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, राइट। पहला स्टेप है इसमें आपका रिएक्शन, सेकंड है इसमें आपका लर्निंग, RLBR जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लर्निंग, तीसरा इसमें आपका बिहेवियर और चौथा इसमें आपका रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई ट्रेनिंग होती है तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इमीडिएट रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि क्या जो भी हमने सीखा है ट्रेनिंग में क्या हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, दैट इज अ इमीडिएट रिएक्शन, राइट। इसके बाद आता है आपका बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, सॉरी लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्री एंड पोस्ट, ठीक है, कि आपने ट्रेनिंग के पहले क्या सीखा है और आपने ट्रेनिंग के बाद क्या सीखा है, ठीक है। सपोज मेरी कंप्यूटर में कुछ मार्क्स आए हैं ट्रेनिंग के पहले 20 आउट ऑफ 100 और ट्रेनिंग के बाद आए हैं 80 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे एक लेवल में सुधार हुआ, सो दैट इज अ लर्निंग। फिर आता है बिहेवियर कि आपका जो डे टू डे बिहेवियर है उसमें उस ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट आया। फिर आता है रिजल्ट कि रिजल्ट मतलब प्रॉफिट, कि प्रॉफिट में एक्चुअली क्या फर्क पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पे ये कर्कपैट्रिक मॉडल जैसा ही है, इसमें रिएक्शन भी है, लर्निंग भी है, बिहेवियर भी है, फंक्शनिंग भी, ये चारों है। यहाँ पे बात हो रही है विच लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इन्वॉल्व असेसिंग दी फाइनेंशियल बेनिफिट और रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ट्रेनिंग पे जो भी खर्चा हुआ है, सपोज आपने पर एम्प्लॉय लगभग 50,000 का खर्चा किया, लगभग इतना आ जाता है अगर आप बाहर बेचते हो बैंक में, 50,000 का एक एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा हुआ है। बट क्या ROI जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या वो ज्यादा है या कितना है, ये हम देखते हैं फंक्शनिंग लेवल से, जिसको कई बार रिजल्ट भी कहते हैं। कर्कपैट्रिक ने इसका नाम चेंज कर दिया है, रिजल्ट कहा गया है, ठीक है। तो प्लीज याद रखना अगर ऑप्शन में फंक्शनिंग दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली, फंक्शनिंग और एक और कोई ऑप्शन था कॉग्निटिव समथिंग, तो कई लोगों ने फंक्शनिंग को आंसर लगा दिया था। वो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ये पूछा था कौन सा इसमें से लेवल नहीं है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का। ऑप्शन ऐसे दिए थे रिएक्शन, लर्निंग, कॉग्निटिव एंड फंक्शनिंग, तो लोगों ने किसी ने कॉग्निटिव किसी ने फंक्शनिंग ऐसे आंसर लगाया था, ठीक है। फंक्शनिंग कॉग्निटिव राइट आंसर था, फंक्शनिंग है ऑलरेडी पार्ट है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का, ठीक है।
सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। क्योंकि ट्रेनिंग इवैल्यूएशन एक ऐसी चीज है, देखिए ट्रेनिंग इवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है, आपने इतनी मनी इन्वेस्ट की, आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो क्या रिटर्न में लेके आ रहा है, क्या मुझे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, दैट यू शुड नो कि क्या बेनिफिट हो रहा है आपको, राइट। तो ये आप बेनिफिट चेक करते हो रिजल्ट के थ्रू कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट कुछ इंक्रीज हुआ, क्या ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस कुछ इंक्रीज हुई है, क्या कोई फायदा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब आप रिजल्ट में चेक करते हो, ठीक है। और बिहेवियर होता है आपका कि आपका जो डे टू डे बिहेवियर है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज बिहेवियर, राइट। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज एन इंडिविजुअल फोकस ऑन गाइडिंग दी नेक्स्ट जनरेशन, पासिंग ऑन नॉलेज, वैल्यूज एंड स्पॉन्सरिंग यंगर कॉलीग, ठीक है। एडोलसेंस, यंग एडल्टहुड, ठीक है, एडल्टहुड और मैच्योरिटी, कौन सी स्टेट है जहां पर आपको ये लगता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो फोकस करता है नेक्स्ट जनरेशन पे, या तो अपने जूनियर्स के ऊपर या फिर अपने बच्चों के ऊपर। बेसिकली नाउ दे आर गिविंग बैक टू दी सोसाइटी, ठीक है। अब आप अपने बच्चों के ऊपर काम करते हो, आप अपने जूनियर्स को सिखाते हो, क्या सिखाते हैं, नॉलेज, वैल्यूज, स्पॉन्सरिंग, ठीक है। तो बेसिकली दे आर पासिंग ऑन देयर नॉलेज टू दी जूनियर्स, ठीक है, दे आर पासिंग देयर नॉलेज टू देयर चाइल्ड। नाउ इन टर्म्स ऑफ दैट यू आर गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। तो आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आप सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडोलसेंस, यंग एडल्टहुड, देखिए एरिक एरिक्सन का जो पर्सनालिटी मैंने आपको पढ़ाई थी पेड में और नए बैच में मैं पढ़ाऊंगी अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपकी केस स्टडी आती है, वन लाइनर भी आता है और केस स्टडी भी आती है यहाँ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका एडल्टहुड। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू सीचिन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल मूवमेंट इन करियर, विच मूवमेंट अकर along the different division and function of the organization। इसको मैंने आपको बोला था, जैसे आपने लीनियर वगैरह करियर कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, सीचिन ने क्या दिया है, VCR दिया है, वर्टिकल, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल एंड रेडियल। तो यहाँ पे देखिए किसकी, और कॉनिकल क्या है, कॉनिकल इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, राइट, दिस इज द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू सीचिन, राइट, अकॉर्डिंग टू सीचिन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल मूवमेंट इन अ करियर, विच मूवमेंट अकर along with the different division and functioning of the organization। वर्टिकल में आप देखिए क्या करते हैं, वर्टिकल में आप एक ही फंक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं, इट इज लाइक अ लीनियर वन। सर्कमफ्रेंशियल में आप क्या करते हैं, आप अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी रिस्क में काम कर रहे हैं, फिर आपने ट्रेजरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, ट्रेजरी के बाद आपने किसी और डिपार्टमेंट में कन्वर्ट किया, सो दैट इज अ सर्कमफ्रेंशियल। और रेडियल में क्या होता है, यू आर ऑलवेज वर्किंग इन दी जेडो एंड आरओ, आप हमेशा जेडो या आरओ में ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका रेडियल। बट अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि कौन सा इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज कॉनिकल। कॉनिकल क्या है, कॉनिकल में आपने हर फंक्शन में काम किया होता है, आपने ब्रांच में भी काम किया है, आपने जोनल ऑफिस में भी काम किया है, और आप बराबर से हायरार्की में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम CMD की बात करें या फिर जो भी टॉप पोजीशन पे होते हैं बैंक में, दे हैव ऑप्टेड एज अ कॉनिकल करियर मूवमेंट। क्योंकि एक चीज आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको CMD बनना है, अगर आपको बहुत हायर पोजीशन अचीव करनी है बैंक में, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे आप हर डिपार्टमेंट में काम किया हुआ आना चाहिए, चाहे वो ट्रेजरी हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, HR हो, लगभग सारे डिपार्टमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं टॉप पोजीशन पे जाना। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सीचिन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल मूवमेंट इन अ करियर, विच मूवमेंट अकर along the different division and function of the organization। So B is the right answer।
ठीक है। अगला देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन and the emphasis on developing expertise in different areas, which career concept align well with the emerging situation। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन emphasis on developing expertise in different areas। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपेक्स करियर कॉन्सेप्ट लीनियर जिसको बोलते हैं, जहां पर आप एक ही हायरार्की में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, स्पाइरल में क्या होता है, हायरार्की क्या है, अब जा रहे हैं आप। स्पाइरल में क्या होता है जहां पर आप एक जगह काम करते हैं, यू गेन्ड एक्सीलेंस, और फिर आप स्विच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है, एक्सपर्टाइज ओरिएंटेड। सो डी इज द राइट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, which aspect focus on understanding how an individual can effectively contribute and function within a group। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर फंक्शनिंग विद इन अ ग्रुप। तो इसमें क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है टू डेवलप योर सेल्फ। ठीक है, इनर एंड आउटर। ऐसा नहीं है कि बस केवल ठीक है मेकअप कर लिया, बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, नहीं, आपको अपनी इनर ब्यूटी को भी डेवलप करना है। ठीक है, आपके नेचर को डेवलप करना है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, सो दैट लोग आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। ठीक है, तो सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब केवल एक्सटर्नल नहीं है, इट इज इंटरनल ऑल्सो। ठीक है, दोनों ही होते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, विच एस्पेक्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ एन इंडिविजुअल कैन इफेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट and function within a work group, that is motivational pattern, interpersonal need, locus of control, being an effective member of the work group। ठीक है, इसमें बात हो रही है जहां पे एक इंडिविजुअल फोकस करता है, ठीक है, इफेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट एंड फंक्शनिंग विद इन अ वर्क ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, जब आप सारी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर लक एंड डेस्टिनी को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरपर्सनल नीड, मोटिवेशन पैटर्न, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बीइंग एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ द वर्क ग्रुप। अगर आप एक ग्रुप के मेंबर हैं और बहुत इफेक्टिवली हैं, तो डेफिनेटली आप एज एन इंडिविजुअल वहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट चरिश्मा इज बेस्ड ऑन लीडिंग टू इमोशनल अट्रैक्शन एंड एडमायरेशन बाय अदर, पर्टिकुलरली बाय योर जूनियर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जिसमें आपके जूनियर जो हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मतलब आपको पसंद करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट चरिश्मा इज बेस्ड ऑन लीडिंग टू इमोशनल अट्रैक्शन एंड एडमायरेशन बाय अदर, पर्टिकुलरली बाय योर जूनियर। इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, extraordinary physical experience, no, that is not definitely। exceptional leadership skills and experience, extraordinary personal characteristic। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक दैट चरिश्मा बेस्ड ऑन लीडिंग टू इमोशनल इंटरेक्शन एंड एडमायरेशन बाय अदर, पर्टिकुलरली बाय योर जूनियर। तो यहाँ पे बी इज नॉट द आंसर, ए इज नॉट द आंसर। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके जूनियर आप में ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, होना। और यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं एरिक बर्न की ट्रांजैक्शन एनालिसिस पर। ठीक है, एरिक बर्न ने टीए दिया है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ट्रांजैक्शन यहाँ पे किस चीज के बारे में उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया कम्युनिकेशन के ट्रांजैक्शन के ऊपर, कि जब दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो उनमें किस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, किस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड डिजायरेबल फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशन in an organization situation, complementary transaction from parent to child and back from child to parent or adult to adult। B option है cross transaction from parent to child and again from parent to child, cross transaction from adult to adult, complementary transaction from natural child to little professor। तो यहाँ पे बात हो रही है considered desirable for effective personal relation।
कौन सा ज़्यादा बेटर होता है, क्या क्रॉस ज़्यादा बेटर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, या फिर आपका, ठीक है, नेचुरल चाइल्ड टू लिटिल, या फिर क्रॉस ट्रांजेक्शन फ्रॉम एडल्ट टू एडल्ट, या क्रॉस ट्रांजेक्शन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, या चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन है दैट इज मोर बेटर, सो ए इज द राइट आंसर, राइट। यहाँ पर देखिए जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली चीज तो आप लोग सबसे पहले जो ऑफिसर्स अड्डा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जल्दी से उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जितने भी यूट्यूब वीडियोस है या लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको मिल सके, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप करना है अड्डा 24/7, राइट, और अड्डा 24/7 टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है